आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा का क्लासिफिकेशन में कैसे करता हूँ, है ना। फिर मैं बात करूँ डेटा क्लासिफिकेशन की, ठीक है। देन हुआ क्या है यहाँ पे, डेटा क्लासिफिकेशन मैंने किया है जियोग्राफिकल और एरिया वाइज या फिर रीजन वाइज। तो अगर मुझे डेटा है मेरे पास में और मुझे बोल दिया जाए कि आपको जियोग्राफिकली इसको प्लॉट करना है, तो वो तो बात की बात है, स्टैट्स के अंदर आगे देखेंगे अपन ग्राफ्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके पास में डेटा, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंट्री मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इसका एवरेज आउटपुट, है ना। ये मैंने दो नेम दे दिए इनके कॉलम के, है ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नेम है, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना टिल बांग्लादेश, कुछ कुछ कंट्रीज के नेम है। देन यहाँ पे अगर आपको 1 2 3.5 3 4 5.6 ऐसे बहुत सारे वैल्यूज दिख रही है ना। और यहाँ पे आपको दिख गया एवरेज आउटपुट। अगर मैं आपको सिर्फ ये टेबल दिखा देता तो आपको पता चलता ये क्या है, नहीं है। जब तक आपको कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन नहीं की, यहाँ पे क्या लिख रखा है, जियोग्राफिकल और एरिया वाइज, है ना। तो ये स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर भी हो सकता है ना। यहाँ पे हो सकता है थाउजेंड्स के अंदर भी हो सकता है, डेटा मेरे पास में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। बट अल्टीमेटली मुझे क्या देखना है यहाँ पे, इसने ऊपर मेंशन क्या किया है ना। तो डेटा को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो। ये बहुत कॉमन कॉमन एग्जांपल्स है। आगे चलता हूँ उसके अंदर। एंड क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है मेरे पास में। इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे आपको दे रखी है इन करोड़। पहले इसने ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया कि यार जो पॉपुलेशन है ये करोड़ के अंदर है। देन यहाँ पे ईयर मेंशन हो गया 1901 1911 1921 टिल 61। यहाँ पे पॉपुलेशन इसने दी 23.8 25.0 25.2 ऐसे ऐसे करके। अब एक चीज अगर इस टेबल के अंदर मैं आपको ऑब्जर्व करने को बोलूं तो ईयर के अंदर कितना कितना गैप आ रहा है, 10 साल का, 10 10 साल का गैप आ रहा है ना। कितने साल का डेटा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर्स का डेटा है। 7 ईयर्स के अंदर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन पहले कितनी थी 23.8, इंक्रीज हो रही है। 7 साल बाद में कितनी हो गई, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। ऐसा क्यों हो गया, मिनिमम आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो 23.8 है एंड मैक्सिमम इज 68.2, है ना। देन अगर मैं आगे बात करूं आपसे डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए, अगर आपको बोल दिया जाए क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आपको क्लासिफिकेशन करना है ना। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा मेरा कौन सा है, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल, है ना। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, जीनियस है, हाईली इंटेलिजेंट है, एवरेज इंटेलिजेंट है, या बिलो एवरेज है, या फिर डल है, तो एक सीक्वेंस के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, है ना। या तो सबसे पहले मैं ऐसे लिख दूं डल है, फिर बिलो एवरेज है, देन एवरेज इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट एंड जीनियस। वहीं मैं इसको अगर ऐसे मेंशन करना चाहूँ इस सीक्वेंस में जीनियस से टू डल, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन ऐसे तो लिखूंगा नहीं, एवरेज वाला मैंने सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में डल लिख दिया, फिर मैंने हाईली लिख दिया, फिर बिलो लिख दिया, देन जीनियस लिखा। एक ऑर्डर मुझे देखते ही पता चल जाएगा, है ना। इतना तो मेरे अंदर समझ है, ये मैं मान के चलता हूँ। वहीं एक और एग्जांपल है डेटा के क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। डेली अर्निंग्स आपको दे रखी है 1 to 100, 101 to 200, ऐसे टिल 700 दे रखी है ना। देन आपको यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टोर्स। तो डेली अर्निंग अगर इस रेंज से इस रेंज के बीच में हुई है मेरी, वो कितनी है, 23 स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स से है ना। वहीं अगर ये क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक सिंगल सिंगल वैल्यू थी मेरे पास में, है ना। यहाँ पे वहीं पे अगर मैं देखूं तो एक आपको क्या दे दिया, नंबर रेंज, किस चीज के स्टोर मतलब। ये एग्जांपल है जस्ट, मतलब मेन आपको डेली अर्निंग्स देखनी है यहाँ पे। एक सिंगल वैल्यू 100 200 300 नहीं देके इसने बता दिया 1 to 100 है, देन 101 to 200 है ना। ये बस समझाने के लिए, इसके अंदर भी रेंज फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे निकालनी है वो जस्ट आने वाला है, इसका नेक्स्ट टॉपिक ही। इसके अंदर भी एक तो ये टेबल अलग है, और ये वाली टेबल जिसके अंदर ये वाला ए कॉलम अलग है मेरा, इसमें ए कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पे मेरे पास में दो दो वैल्यू आ रही है, मतलब एक रेंज आ रही है 1 to 100 100 to 200, है ना। तो ये रेंज वाली टेबल को मैं क्या बोलता हूँ, और ये जो सिंगल वैल्यू टेबल है मेरे पास उसको क्या बोलता हूँ, उसका भी क्लासिफिकेशन आएगा ये आगे। ये पिक्चर में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको जब मैं टेबल दिखाऊंगा आगे जाके, तब आपको ऐसे नहीं लगे कि मैंने क्या देख लिया, क्या दिखा दिया सर ने। ठीक है। आगे डेटा क्लासिफिकेशन में करता क्यों, सबसे पहली चीज तो इट कंडेंसेस दी डेटा, मतलब डेटा को ये छोटा कर देता है।
मतलब इसके अंदर अगर मैं रेंज मान के चलूँ 1 to 100 मैंने दिया, तो क्या हुआ, सीधा मैंने 23 लिख दिया। वहीं अगर मैं और छोटा स्केल लेके चलता, पहले लिखता 1 to 50, फिर मैं लिखता 51 to 100, तो उसकी कुछ अलग वैल्यू आती, फिर यहाँ कुछ अलग वैल्यू आती। यहाँ पे ये 8 वैल्यूज है आपके पास में, 8 रोज है यहाँ पे, है ना। तो वो 8 रोज की जगह आपके पास कितनी हो जाती, 16 रोज हो जाती। पर अल्टीमेटली अगर आप डेटा को यहाँ पे प्लॉट करने जाओगे ग्राफ बना के, तो होगा क्या, आपके उसके अंदर पॉइंट्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे और आ जाएंगे। 1 to 50 का भी एक प्लॉट आ जाएगा आपके पास में डॉट, देन 51 to 100 का भी एक डॉट आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ आपका वैसे ही बनेगा। तो आप इसको, अगर डेटा आपके पास में है 1 to 50 का भी, तो आप वैसे प्लॉट कर सकते हो। अगर 51 to 100 का है तो वैसे प्लॉट कर सकते हो। अगर आप इस रेंज के अंदर आपको अल्टीमेटली दे रखा है 23 स्टोर्स ही है, तो सीधा आप 23 प्लॉट कर दोगे। ठीक है। दूसरी चीज, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन, अगर आपको एक टेबल यहाँ पे दे दी गई है, दूसरी टेबल यहाँ पे दे दी गई है ना। अगर यहाँ पे मान लो मैंने एक आपको डिपार्टमेंटल स्टोर ए की टेबल दे दी, यहाँ पे मैंने दूसरी टेबल दे दी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर 2 की। दोनों स्टोर्स के अंदर सेम प्रोडक्ट्स है ना, लेकिन होगा क्या, कुछ कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल जाए, कोई 2% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है क्योंकि उसको मार्केट में अपना नाम कमाना है, वहीं पे वो है एक जो एमआरपी पे सेल कर रहा है। लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी निकल के आ जाएगा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो एमआरपी पे जो दे रहा है स्टोर नंबर डिपार्टमेंटल स्टोर भी, उसको लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे। वहीं पे डिस्काउंटेड जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे, तो डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन अपन को देखना है सिमिलर कहाँ कहाँ पे आ रहा है ना। ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे भी बिक रही है, यहाँ पे भी बिक रही है, लेकिन यहाँ पे एमआरपी पे है, यहाँ पे डिस्काउंट पे है, लेकिन दोनों की इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हो रही है। एक तो ये तरह का कंपैरिजन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरह के कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो। देन नेक्स्ट मेरे पास में आता है, इट हेल्प्स टू स्टडी दी रिलेशनशिप। दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या आ रहा है वो मैं देख सकता हूँ। जैसे कि दो डिपार्टमेंटल स्टोर अगर मैंने आपको दी थी अभी, इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट्स का भी देख लिया मैंने, डिस्काउंट है, एक पे एमआरपी है, एक की सेल्स देख ली, दूसरे की सेल्स देख ली, दोनों को कंपेयर कर लिया। अब दोनों के बीच में कॉमन रिलेशनशिप क्या है, एक कॉमन टर्म क्या आ रही है दोनों के बीच में, जो दोनों को सिमिलर बना रही है, मतलब ऐसा बना रही है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन हो पा रहा है। मैं कोई ऑटो पार्ट्स की दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा, है ना। सबसे पहला फैक्टर तो यही आ गया मेरे पास में कि दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर है। और उसकी चीज मेरे पास में क्या आती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसके पास में जितने जरूरी नहीं है कि इसके पास में हो, है ना। हो सकता है ये ज्यादा प्रोडक्ट रखता हो सकता है ये कम प्रोडक्ट्स रखता हो। नेक्स्ट चीज मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट का टाइप कौन सा है। जरूरी नहीं है कि सेम प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट सेम हो सकता है ब्रांड अलग हो। क्योंकि आप भी देखते हो डेयरी पे, कहीं पे अमूल का मिल्क मिलता है, कहीं पे सरस का मिलता है ना। कहीं कहीं आप जाओगे तो पतंजलि का भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर कंट्री डिलाइट का भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन है तो वही, फर्क क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का, क्वालिटी का और प्राइस का। आई बात समझ में। तो ये मेरे को कुछ यहाँ पे डेटा दे दिया। अभी क्वेश्चन मत देखना एक बार, आपको अगर मैं ऐसे कुछ डेटा दे दूं 80 70 55 50 से लेके ऐसे यहाँ तक कुछ कुछ वैल्यूज है, ये बहुत सारी वैल्यूज है, 30 वैल्यूज है अप्रोक्स, आप इससे कुछ नहीं समझ पाओगे। तो आपके लिए क्या है, ये रॉ डेटा है ना। या फिर अनग्रुप डेटा की अगर मैं बात करूं, तो मैंने इसको किसी भी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड नहीं कर रखा, पहली बात तो, है ना। सारी वैल्यूज इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ वाली टेबल थी मेरे पास में, यहाँ पे एक ग्रुप हो रखा था, है ना, 1 से 100 के बीच में 23 स्टोर्स है, एंड 101 से 200 तक इतनी स्टोर्स है इस रेंज के बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग की कैसे बात करूं मैं, कि 80 टू 70 के बीच में अगर मैं ये एक रेंज डिफाइन कर लूं 70 टू 80, तो 70 टू 80 के बीच में कितनी वैल्यूज आनी चाहिए वो मुझे को देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये भी आ रही है, ये भी आ रही है ना। 70 खुद आ रहा है क्या, ये है, यहाँ पे भी 75 है मेरे पास में, है ना। तो ये अभी अनग्रुप डेटा है, मतलब सब स्कैटर हो रखी है चीजें, कोई भी एक साथ में नहीं है, ना मैंने कोई रेंज डिफाइन की है, सारी वैल्यूज अलग अलग है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है मंथली सैलरी है ये इन 1000 रुपीज, है ना, ऑफ 30 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। एक कंपनी में 30 एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी है ये, मतलब अगर 80 लिखा है फर्स्ट एम्प्लॉय की मैं सैलरी देख रहा हूँ तो वो क्या है
80,000 है, देन सेकंड की देख रहा हूँ देन 70,000 है, थर्ड की देख रहा हूँ 55,000 है। ऐसे मेरे पास में 30 एम्प्लॉइज की सैलरी है। क्लियर है? अब मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, ऐसी अगर मुझे टेबल बनानी हो या ऐसी टेबल बनानी हो, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, आपको एक तो मंथली सैलरी गिवन है 30 एम्प्लॉइज की, और यहाँ पे बहुत सारे डेटा गिवन है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो इसके अंदर रॉ डेटा है और अनग्रुप डेटा है। सेकंड आप देख पा रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डज नॉट फर्निश एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, इससे आप कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे अभी। तो आप क्या करोगे, आपको दो तीन चीजें फॉलो अप करनी है। दैट वुड बी, सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्लॉट करना है। 30 मिनिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम इज 90 वैल्यू। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगी, 90 आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख जाएगी और 30 आपको मिनिमम वैल्यू दिख जाएगी, है ना। सबसे पहला काम है आपको ये जो भी डेटा गिवन है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखोगे। सेकंड चीज आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे। जब आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लोगे तो नो डाउट आपको क्या मिल जाएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड चीज, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम्स ओवर द रेंज, रेंज पता चल जाएगी। मतलब यार मेरे पास में जो डेटा है वो 90 से 30 के बीच में है ना। अगर मुझे ये पता चल गया तो मुझे ये भी पता चल गया मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ये तो दो चीजें क्लियर है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है बस इस डेटा को। अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करने की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास में पहले क्वेश्चन में गिवन था 30 एम्प्लॉइज तो है ही मेरे पास में। दूसरी चीज मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सबसे पहले एवरेज सैलरी, देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे एक काम मेरा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा को प्लेस करना, है ना। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 30,000 टू 40,000 के बीच में मेरे 3 एम्प्लॉइज है, वैसे ही 40 टू 50 के बीच में मेरे वापस 3 एम्प्लॉइज है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, सबको काउंट करना पड़ेगा। जब मैं आपको एक्सेल सिखाऊंगा तो उसमें ये ऑटोमेटिकली कैसे होगा वो भी समझाऊंगा, है ना। लेकिन एक बार इनिशियल स्टेज के लिए आप एक बार इनको मान के चलो कि मैंने मैन्युअली काउंट कर लिया, है ना, क्योंकि छोटा डेटा सेट है। जब बड़ा डेटा सेट होगा, जब मैं क्या करूंगा उसमें कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ फंक्शंस को मेंशन करके आउटपुट निकाल लूंगा। रेंज तो मिनिमम होगी ना। हाँ, वहीं अगर मैं बात करूं 50 टू 60 वाली, तो 5 एम्प्लॉइज थे, देन 7 थे, ऐसे ऐसे करके मैंने सारे फाइंड आउट कर लिए अपने डेटा में से। लेकिन मुझे मेक श्योर होना है कि नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज मेरे 30 ही आ रही हो, इन सबका सम अगर 29 आ रहा है तो मतलब या तो मेरी काउंटिंग गलत है ना, या फिर 31 आ गया तो भी मेरी काउंटिंग गलत है। तो एग्जैक्ट जितना आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है उतना ही आपको टोटल यहाँ पे मिलना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का, है ना। तो कितनी बार एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने लाई कर रहे हैं, ये काउंट जो मैं करता हूँ इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे पास में एक डेटा सेट आया है। लेट्स से वी हैव अ डेटा सेट रिप्रेजेंटिंग द एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे पर्सन नंबर 1 है और यहाँ पे एज है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे एज है। अब पर्सन नंबर 1 है, उसकी एज है 25। पर्सन नंबर 2 है, उसकी एज है 30। पर्सन नंबर 3 है, उसकी एज है 22। ऐसे करके मेरे पास 10 तरह के लोग हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एज यहाँ पे मेंशन है। मेरे पास में ये डेटा है। तो इस डेटा के अंदर सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करूंगा। ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप करोगे तो क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या एजेस को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखोगे? ऐसा क्यों, पर्सन को क्यों नहीं लिखोगे? तो पर्सन को एक सुपीरियर से लिखे ना, वन टू। हाँ, अगर आपको मैं बोलूं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो तो सबसे पहले आपको इसको एज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना। पर्सन क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन है, एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1 है ये। 25 साल का ये अगर आप यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाहो ना, हितेश लिखना चाहो तो हितेश, हितेश की एज 25 है, यहाँ पे नंबर्स दे दिए मैंने, है ना। देन इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे डेटा सेट के अंदर क्या है, मिनिमम वैल्यू आप ये नहीं देखोगे कि
पर्सन की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी, क्योंकि वो आपको 1 दिख रहा है और ये 10, लेकिन ये नंबर्स नहीं है यहाँ पे, ये नेम्स है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ऐसे है। ठीक है। दूसरा, आप क्या देखोगे, सबसे पहले एज कॉलम के अंदर जाओगे और स्मॉलेस्ट एज को देखोगे। स्मॉलेस्ट एज आपको मिल गई 22। सिमिलरली अगर मैं आपको मैक्सिमम एज फाइंड आउट करने के लिए बोलूं एज कॉलम के अंदर, तो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। अगर आपने मिनिमम फाइंड आउट कर ली 22 है, तो नो डाउट आप मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर लोगे 35 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स ईच एज अपीयर्स। वैसे यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी क्या थी मेरी, हाउ मेनी टाइम्स एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने लाई कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं अपने बैच के अंदर, आप 3 लोग बैठे हुए, 5 लोग बैठे हुए, 10 लोग बैठे हुए, है ना। अगर मैं अगर कैटेगरी बना दूं 30,000 टू 40,000 वाली सैलरी वाले कितने, वो हाथ खड़े कर दो, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लिख दूंगा मैं, अगर 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, है ना। इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो जाएगा ना, बाकियों की या तो और ज्यादा कम है या तो और ज्यादा ज्यादा है ना। वहीं अगर मैं ये ऐसा डिफाइन कर दूं कि इस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं, लेकिन मेरे पास एक पर्टिकुलर रेंज है कि ये 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक इनकी सैलरी हो सकती है ना। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पहले मैंने सेट कर दिया कि इस रूम के अंदर इस रेंज वाले ही एम्प्लॉयज बैठे हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल पूरी रेंज को लेता हूँ 10,000 से लेके 1,50,000 तक, तो क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज काउंट हो जाएंगे उसके अंदर, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि यार मैं 5,000 स्टाइपेंड पे हूँ, है ना। सेकंड, मेरे पास में एज निकाल ली मैंने, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट अपन आते हैं फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स एक एज कितनी अपीयर हो रही है। तो इसके लिए क्या देखोगे आप, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू, लिस्ट यूनिक वैल्यूज, आइडेंटिफाई द यूनिक वैल्यूज इन द एज कॉलम्स। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसके अंदर एज कौन कौन सी है जो रिपीट हो रही है, ये मुझे बता दो एक बार देख के। एक तो 25 रिपीट हो रही है मेरी, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 टाइम्स। देन मेरी दूसरी एज कौन सी रिपीट हो रही है, 22 रिपीट हो रही है। देन मेरी 30 भी रिपीट हो रही है आई गेस, है ना। 29 भी रिपीट हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे। और रिपीट कौन सी नहीं हुई मेरी, 35 रिपीट नहीं हुई, है ना। 30 भी रिपीट हो रही है, देखो ये रही 30, 30 एंड 30। 35 वाली रिपीट नहीं हुई, बाकी सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है। देन मैं काउंट अकरेंसेस, मतलब एक एज कितनी बार अकर हो रही है, ये मुझे देखना है। काउंट अकरेंसेस का मतलब, जब मैं इसको प्लॉट करने के लिए जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी प्लॉट कैसे करते हैं वो देखो। मैंने यहाँ पे पर्सन के नेम नहीं लिखे सबसे पहले, है ना, वो मैंने कॉलम हटा दिया। मैं मेरे को ये पता है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। देन अगर मैं जाऊंगा एज वाले फैक्टर के ऊपर, यहाँ पे मैंने यूनिक वैल्यूज लिख ली। मतलब 22 है, ये मुझे पता है वैल्यू। 25 एज है, ये मुझे पता है। 29 एज है, ये पता है। 30 एज है और 35 एज है। यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यूज थी ना, ये देखो, सबसे पहले तो ये देख लिया रिपीट कौन कौन सी हो रही है ना। जो रिपीट हो रही है उनको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, उनको एक ही बार लिखूंगा। जैसे 25 बहुत बार रिपीट हो रही है, तो मैंने एक ही बार लिखा यहाँ पे 25। 22 बहुत बार रिपीट हो रही है, मैंने उसको 22 लिख दिया। ऐसे करके 35 अगर एक ही बार अकर हो रही है, तो मैंने यहाँ 35 लिख दिया। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो कितनी बार एज 22 है वो रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स। 25 2 टाइम्स। देन ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा 35 जो थी मेरे पास, वो एक ही बार रिपीट हो रही थी। वहीं पे अगर 30 थी मेरे पास में, वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही थी। अगर आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोल दिया जाए इस टेबल की वो वर्ड्स के अंदर, तो आप ऐसे लिखोगे, फॉर एज 22 अपीयर ट्वाइस, फॉर एज 25 अपीयर ट्वाइस। ऐसे ऐसे करके 35 वाली जो एज है वो एक ही बार अपीयर हुई है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट आप ऐसे कर पाओगे। बहुत बेसिक सी चीज है, मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी। ओके, आगे चले। अब आपके पास में एक ये वाली टेबल है, सपोज वी हैव अ डेटा सेट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन डिफरेंट स्टोर्स। इसके अंदर आप मुझे बता दो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एंड देन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे बाद में। पहले मुझे ये बता दो मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू अगर मुझे पता लगानी है, तो मैंने क्या देखा, 50 है ना, दिख रहा है मुझे। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में कौन सी है, 90। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, सबको पहले ऑब्जर्व करोगे, है ना।
जो जो चीजें रिपीट हो रही है उनको एक ही बार लिखना है। 50 बहुत बार अगर रिपीट हो रहा है, मैं एक ही बार लिखूंगा 50, है ना। देन उसकी फ्रीक्वेंसी की बात आ जाएगी, तब मैं उसको मेंशन कर दूंगा कि ये इतनी बार रिपीट हुआ है। 50 कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार एप में और एक बार स्टोर सी में, है ना। देन अगर मेरे पास में सबसे पहले इसको यूनिक वैल्यूज लिखोगे, देन 55 के बाद में मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है साथ साथ में, है ना आपको। 65 यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स। देन 65 के बाद में 75, 75 मेरे ख्याल से एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अपीयर एज वंस कर दूंगा मैं। देन 80 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन 90 मेरे पास में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके मैं इसकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर सकता हूँ। सेम वैल्यू है वो, मिनिमम देख ली मैंने 50 और मैक्सिमम देख ली 90। आइटम सोल्ड 50 2 टाइम अकर हो रहा है, 65 वो 3 टाइम्स अकर हो रहा है, 75 1 टाइम अकर हो रहा है, 80 2 टाइम्स अकर और 90 है वो भी 2 बार अकर हो रहा है। तो ऐसे करके मैं इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। क्लियर है।